बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाय प्रोफेशन वैसे वो इंजीनियर थे और इंजीनियरिंग में डिग्री ली थी, लेकिन हैं बहुत बड़े जागीरदार और जदीद ज़री तरीक़ों से भी काम ले रहे हैं। लेकिन सियासत में वो वफ़ादारी और वक़ार और शाइस्तगी की अलामत रहे हैं। माज़ी में उन्होंने स्टैंड लिया मुर्तज़ा भुट्टो साहब पे, उसके बाद वफाकी वज़ीर भी रहे और जाते जाते वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जिन लोगों ने बहुत कुछ किया है उनमें जनाब इसाक़ खान खाकवानी साहब का भी शुमार होता है। मरकज़ी सीनियर नायब सदर भी इस जमात के रहें। वो कुछ PTI की पॉलिसियों से ज़्यादा खुश नज़र नहीं आते, तो हमने उनको ज़हमत दी है, उनको दावत दी है कि उनसे जान सके कि वो इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बारे में क्या राय रखते हैं और कौम की इन हालात में क्या रहनुमाई करते हैं। बहुत शुक्रिया इसाक़ खाकवानी साहब। और सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि ज़ाहिरी बात है आप जैसे लोगों ने बड़ी उम्मीदें दिलाई थी इमरान खान साहब के बिहाफ पे पाकिस्तानी कौम को, तो जब आप ओवरऑल उनकी हुकूमत की परफॉर्मेंस को देखते हैं तो आप क्या समझते हैं कि वो हुकूमत तवक्कुआत पे पूरी उतर रही है? हुकूमत जब भी कोई भी हुकूमत बने उसके 2-3 बड़े डिफाइंड रोल्स हैं। ये नहीं है कि उन्होंने आके कोई नई चीज़ बनानी है। उनका डिफाइंड रोल नंबर 1 ये है कि मुल्क की इकॉनमी को वो ठीक करें ताकि लोगों की भलाई हो सके। ठीक, नंबर 1। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसा निज़ाम दिया जाए कि आम आदमी को उससे रिलीफ मिले और उसकी मुश्किलात में कमी हो, ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर भी होगा उसमें। आगे अफसरान की भी जो तरीक़ाकार है लोगों के साथ बर्ताव का, तमाम गवर्नमेंट के 40-35 जो महकमे हैं वो किस तरीके से लोगों के साथ निभाते हैं ताकि उस गवर्नमेंट की इज़्ज़त में इजाफ़ा हो। ठीक है जी। पहला होगा कि आपकी बूदोबाश्त और इकॉनमी ठीक हो, उससे इज़्ज़त होगी। दूसरा है कि आपने उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव काम किया, और तीसरा है कि आपने इन तमाम अपने वसाइल को मुल्क के लिए और उनके अवाम के लिए वेलफेयर का क्या तरीक़ाकार बनाया कि लोग आपसे खुश होकर कहें कि आपने वो काम करके दिखाया है जो कि पहले आदमी फ़ेल हो गए करने में, या उनसे आपने बेहतर, वो फ़ेल ना भी हों, उनसे आपने बेहतर किया ताकि आपको लोग तरजीह दें अगले सालों के अगले इलेक्शनों में। पार्टी का तो यही काम होता है। पार्टी एक ज़ात और एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है। तो ये जो मायारात आपने बताए किसी गवर्नमेंट के लिए, तो इस पे आप जब इमरान खान साहब की हुकूमत को परखते हैं तो उसकी रेटिंग क्या आती है? इसीलिए मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पार्टी। जब हम आपस में यहाँ बैठ के किसी के ख़िलाफ़ बात करते हैं या किसी के उज़र पेश करते हैं तो वो उस इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ है जो हमारी पार्टी को नुकसान पहुँचा रहा है। ये मेरा फ़र्ज़ है। ये खुशामद का तरीक़ाकार गलत है कि वो एक आदमी की परस्तिश करें और उसी को कहें कि तुम हो अन्नदाता और तुम्हारा जो काम है तो वो होगा, सारा कुछ तुम्हारी वजह से होगा। तुम्हारी वजह से, एक आदमी की वजह से नहीं होगा। ये मेरा मंशूर होगा। मेरे बच्चे भी इस पार्टी के नज़रिए के साथ चलना चाहिए। फिर मेरिट, कि अगर आप चाहे सोने के बने हों, आप मेरे जितने नज़दीकी रिश्तेदार हों और मेरे साथ सारा दिन मेरा आप ताबेदारी में गुजारे, वो सिर्फ वो सही नहीं है। अगर आप मेरिट पे नहीं आकर उस जगह पर मनसब नहीं लग आपको मिल सकता जब तक आप उस मनसब के अहल ना हो। जो इस अलम को उठा के चलेगा, अगर इमरान खान साहब ने अलम उठाया सन 96 में तो 2013 तक तो वो अलम कुछ नहीं कर सका। उसने क्या किया उसके बंदे बता दे। 97 में कितने बंदों ने इलेक्शन लड़ा, उनको 400-300 वोट मिले। 2013 में इतनी बड़ी पार्टी थी कि उनको क्या मिला? फिर उनको 7 सीटें मिली पंजाब में। तो वो तरीक़ाकार गलत था, क्योंकि वो बुनियादी चीज़ गलत थी कि वो लोग चाहते थे कि यकदम रेवोल्यूशन आ जाएगा अगर हम ये बंदे लेके आएंगे। लेकिन लोग कहते हैं कि जी रेवोल्यूशन कुछ लोग उनके कि जी ये उन्होंने
आप जैसे जहांगीर तरीन जैसे और ये जो रिवायती सियासतदानों को जो साथ मिलाया, ये उनकी गलती थी, इसलिए उनकी हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकती। अच्छा, ये बिल्कुल लोगों का उज़र है, खान साहब का भी ये उज़र था। 2000 में ये उज़र उनका ख़त्म हो गया। जब उनको जाके लिस्ट दिखाई, हमने बना के दी थी, जहांगीर खान साहब ले गए उनको अलहदा समझाने के लिए कि भाई साहब ये देखें, ये आपने 100-150 सीटों पे इलेक्शन लड़ा है, इसमें से 15-20 सीटें हैं जहां पर आपके बंदे नंबर 2 पोजीशन पे आए हैं, सेकंड। बाकी सब जगहों पर कहीं 7वां नंबर है, कहीं 8वां नंबर है। तो ये बताएं, ये क्या ये चीज़ें धांधली की बुनियाद पे हुई हैं? 2018 में कामयाब कैसे हुए? 2018 में कामयाब हुए जब आपने कहा कि ये लोग इस बंदों को नहीं देते वोट, ये इन लोगों के साथ नहीं खड़े होते। वो भुट्टो साहब का एक 70 का इलेक्शन था जब लोगों ने उनके ऊपर इतबार करके और उन्होंने ऐसे ऐसे नामारूफ आदमियों को वोट दे दिया और वो मेंबर बन गए जो कभी आज तक फिर ना बने, ना कभी ऐसा हुआ है। तो वो वजूहात थी उस वक़्त। अपना इमरान खान साहब की पार्टी तो 2013 तक ये लोगों को बुनियादी रोल गवर्नेंस में प्ले करती है टीम। इमरान खान साहब ने हुकूमत में आने के बाद जो टीम बनाई, आप नहीं समझते कि वो इंसाफ और मेरिट पे मबनी टीम है? अगर होती तो ये मुल्क की हालत और होती। अगर वो होती तो ये मुल्क की हालत और होती। मुल्क के इस वक्त जिन लोगों के पास ये काम उन्होंने दिया है, उनको जिन जिन लोगों को आज तक आप देखें उन्होंने पहले 3.5 साल में जो कुछ किया है वो आपके सामने है। आया क्या, लोग खुश हैं, वो सब जगह। यहाँ पर हम ये मानते हैं कि जी इकोनॉमिक हालात जो पिछली हुकूमत छोड़ के गई थी उसके हालात ठीक नहीं थे, वो मुल्क के साथ नुकसान करके गए थे और उन्होंने जितने पैसे खर्च किए वो उन्होंने सही जगहों पे नहीं खर्च किए, ज़्यादा बोरिंग की, उसका हमें ज़्यादा सूद देना पड़ा। वो सारी चीज़ें ठीक है, मगर जब आपको एक चीज़ ख़राब मिलती है तो आप उसको ठीक करने के लिए तो कोशिश करते हैं ना जनाब। नहीं तो इमरान खान साहब की हुकूमत ने मईशत को बेहतर नहीं किया? नहीं, आप बताएं ना, 4 तो वज़ीर तब्दील कर दिए अपना फाइनेंस मिनिस्टर्स। अगर टीम होती और टीम शुरू से बनाई जाती कि ये मुझे वक्त मिलने वाला है, मुझे अगर ये मिला तो मैं इसको कैसे हैंडल करूँगा, उसके लिए तमाम प्लानिंग होनी चाहिए। मसलन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि 1500 अरब रुपया इस वक्त तमाम आपके हुकूमती इदारे जो काम नहीं कर रहे और उनके ऊपर अफसरान बैठे हुए हैं जो नाअहल लोग हैं जो उनको चला रहे हैं, वो इस वक्त नुकसान में। वो इदारे हर साल 1500 अरब रुपया आपसे लेते। 1500 अरब पाकिस्तान के डिफेंस फोर्सेस के बजट से ज़्यादा है। अगर आप उसको ही कहते कि यार ये बताएं मैं इसको कैसे हैंडल करूँगा, मैं तो ये पैसा अच्छा पैसा गड्ढे में डाल रहा हूँ, तो मैं इसको बचाऊं, उसके लिए फिर तदबीर बनती कि आए हम ये इदारे लोगों को देते हैं और इसको हम नहीं चला सकते, अफसरों से जान तो ये उनका दावा दुरुस्त नहीं है कि मुझे जिस तबाहाल सूरत हाल में मईशत मिली थी उससे हमने बहुत बेहतर कर दिया है? बस अगर होता तो ये 1500 अरब का जो डेफिसिट है फिर ये क्यों नहीं पूरा हुआ? अगर होता तो ये चीज़ें ठीक है, आपके बंदे देखें। ये मैंने एक जगह लिख के लोगों को अर्ज़ भी की कि ये जो इदारे हैं जो जहाँ पैसा डाउन द ड्रेन जा रहा है, इसको मेहरबानी करके 1 रुपए पे दे दे किसी को। PIA में इस वक्त पैसे डाउन हो रहे हैं ना, तो कहते जी आप कोई आदमी आए 1 रुपया ले ले, दे दे हमें और बाकी सारा खर्चा उठा ले। स्टील मिल में 1 रुपया मुझे दे दो और सारा बाकी अखराजात तुम कर लो। क्वेश्चन ये है कि अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकी आपसे तो इसके ऊपर तमाम जमातों का कसूर है। एक दफ़ा नून लीग नुकसान कर गई, एक दफ़ा पीपल पार्टी कर गई, एक दफ़ा PTI कर दी, मजमूई तौर पे तो मुल्क का नुकसान हुआ ना जनाब। लेकिन वो कहते हैं मेरा नारा एहतिसाब था और एहतिसाब मैंने कर लिया। मैंने बड़े बड़े नवाज शरीफ और जरदारी जैसे लोगों को जेलों में डाल दिया। अच्छा, ठीक हो गया, वो जेलों से फिर छूट गए जनाब। अच्छा, फिर ये भी है, आपको 3.5 साल में इस वक्त कम अज़ कम कोई तो टाइम देना चाहिए था लोगों की भलाई का काम करने में और कुछ करना चाहिए था एहतिसाब के लिए। एहतिसाब के लिए आपकी अपनी टीम देख लें, आप ज़रा मेहरबानी करके देख लें वो कैसी टीम है।
उन्होंने क्या किया है, इनको वाइट कॉलर क्राइम का तो इन लोगों को मेरे ख्याल में हिंसे भी नहीं आते इनके, अच्छा हिज्जे भी नहीं आते इनको। तो क्वेश्चन ये है कि इन्होंने आज तक कभी काम ही कोई नहीं किया। आप मुझे बताएं इनमें से किस आदमी ने जाकर किसी अदालत से अच्छा काम करा के किसी को कन्विक्ट कराया हो, किस, या चलो इस हुकूमत से छोड़े, पहले किसी से कोई बड़े बेहतरीन किस्म के आपके अदालती कार्रवाइयाँ की हों और आपका नाम रोशन हुआ हो कि आप बड़े अच्छे वकील हैं। वकील तो ऐसे हैं जो जाकर बाहर कहते हैं, इनको तजवीज़ देते हैं कि जाए जी जज साहब के खिलाफ रेफरेंस पेश कर दें, उसने आपके खिलाफ जजमेंट क्यों सही दी थी। अच्छा, तो ये जब सब कुछ है, तो ये मसला इमरान खान में है या उनकी टीम में है? ये देखें, लीडर चुनता है टीम, और इमरान खान साहब हर जगह कहते हैं कि मैं सबसे अच्छा कप्तान रहा हूँ, नेचुरली वो क्रिकेट में होगा। और सियासत और मुल्क चलाना क्रिकेट से बहुत अलहदा और मुख्तलिफ चीज़ है, और इसके अंदर आपको मुखालिफ के साथ भी बैठ के बात करनी पड़ती है, आप उसके साथ भी, उसके नज़रिए के साथ, आप ज़रूरी नहीं कि नज़रिए के साथ चलें, मगर मुल्क के अंदर उनको साथ बिठा के उनसे बात तो की जा सकती है। वो कोई गैर मुल्की लोग तो नहीं हैं, वो इसी मुल्क के हैं, उन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। आप लोगों को बताएं कि ये मुल्क को नुकसान है, मगर उनके साथ बैठ के कहें आओ इकट्ठे मिल के रिफॉर्म करते हैं। ये 1500 अरब जो जा रहा है ना हर साल, ये जब तक आपका इकनॉमिक चार्टर ऑफ इकॉनमी नहीं होगा, ये मुल्क का नुकसान चलता रहेगा। इसमें फ़ौज को बीच में बैठना चाहिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को बैठना चाहिए, इसमें हुकूमत के 3-4 जो बहुत बड़ी पार्टीज़ हैं उनको बैठना चाहिए। मिल के जब तक ये काम नहीं करेंगे, ये आप और मैं एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे, ये चलता रहेगा इस सिलसिला। आप क्या समझते हैं कि खान साहब की टीम में कौन वो लोग हैं जिन्होंने डिट्रैक किया उनको और उनकी हुकूमत को? इमरान खान को खुद चाहिए सोचना कि ये यहाँ पर एक दो केसेस हुए हैं कि जी मेरी एहतसाब की टीम बिल्कुल नाक़िस साबित हुई है, तो वो अपनी इस टीम को फारिग कर दें। उनके ऊपर 6 महीने 8 महीने बहुत रहते हैं। किसी को अव्वल तो पहले चेक करने में आपको बड़ी कोशिश करके अच्छे बंदों को, वो तो शहजादा अकबर को तो फारिग किया ना। नहीं, वो तो 3 साल के बाद किया ना। उसने क्या फ़ायदा हुआ, वो उसकी क्या चीज़ बुराई हुई, वो कोई चीज़ हुई? आपने किसी को निकाल दिया, वो अपना आपसे मौज मेला कर गए। उनके एक एम्प्लॉयर ने मुझे कहा, जिन्होंने उसको पहली दफ़ा ज़िंदगी में एम्प्लॉय किया था, कि उनके वालिद साहब के वो दोस्त थे, उन्होंने कहा मेरा बेटा यार आया है बाहर से ये करके अपना। आप मुझे बताइए जुल्फी बुखारी का रोल पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? अगर मजबूरी तौर पे मुझे पाकिस्तान के और मेरी पार्टी को फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर हम सब उसमें कसूरवार हैं। हमसे तो खैर किसी ने पूछा नहीं, जिनसे पूछा वो तो कम से कम है ना 3-4 बंदे जो नुकसान, जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस एक FIR नहीं करा सका बेग साहब के ख़िलाफ़, एक सही किस्म की FIR नहीं करा सका। जिसने उस FIR के अंदर हिस्सा लिया है, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं सबको फारिग करके कहता भाग जा। FIR की बात कर रहे हैं। क्यों आप बताएं, वो FIR क्या वो सही हुई है? आप अच्छा नहीं, मुल्क के इतने बड़े, मैंने उस पर भी आपसे बात करनी है, लेकिन खारजा पॉलिसी पे भी आपसे बात कर, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। एक बार फिर खुशामदीद आपको। जिरगे में हमारे साथ हैं जनाब इसाक खाकवानी साहब। खाकवानी साहब, हुकूमत दावा कर रही है कि हमने खारजा पॉलिसी और खारजा महाज पे कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। हम जैसे तालिब इल्मों को नज़र आता है कि नहीं, खारजा महाज पे बड़े बड़े ब्लंडर्स हुए हैं इमरान खान साहब की हुकूमत में। आप ऑनेस्ट ओपिनियन दे सकते हैं, क्योंकि आप ना हमारी तरह लिफाफा लेने वाले हैं और ना जो है अपोजिशन की तरह बायस्ड है, और ना ही मैं इनका किसी तरीके से कोई कर्जदार हूँ किसी चीज़ का। अगर मैंने दिया तो पार्टी को मैंने दिया, पार्टी ने मुझे कुछ नहीं दिया। मैंने इनके जुडिशल कमीशन का केस लड़ा, 74 केस मैंने निकाले, और 75th केस सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का था। 75 केसेस मेरे साथ 10-12 वकुला की टीम थी जिन्होंने बनाए, और अकेला रात को 3-3 बजे तक काम करके इनको दिया। इनमें से तो एक आदमी, जितने फिर रहे इनको बता दें एक कागज़ किसी ने दिया हो। ये जितने फिर रहे इनको कहें एक कागज़ बताओ आपने उसमें ऐड किया हो।
एक बहुत सारे लोगों को पार्टी में भी लाए, हमें पता है। लेकिन तो मैं वो खारजा पॉलिसी की बात कर रहा था कि खारजा महाज पे इनकी मुझे बड़ा अफसोस हुआ जिस दिन एक चैनल पे वज़ीर खारजा खड़े होके सिर्फ एक चैनल के ऊपर बैठकर वो सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़ उन्होंने बात की। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान के दरीना ताल्लुकात हैं और एक बहुत ही अजीब समा था जब मैंने देखा कि वो बग़ैर किसी वजह के वो खड़े होके उन्होंने इतने अल्फाज इस्तेमाल किए जो आज तक कभी मेरे ख़्याल में तो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ भी शायद इस तरह के अल्फाज ने इस्तेमाल। तो हिंदुस्तान को तो सही हैंडल कर रहे हैं ना। हैंडल का तरीका ये तो नहीं कि आप उनके साथ बदकलामी करें। हैंडल का तरीका है कि उनके साथ कोई इस इंटरनेशनल मकाम पर किसी जगह पर उनको कोई सुबकी हो या उनके बारे में कोई तशहीर की जाए कि वो क्या जुल्म कर रहे हैं। जो अब कहते हैं कि जी कश्मीर में क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ वहाँ क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें तो गलती क्या है फिर इंडिया की? नहीं, फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर सऊदी अरेबिया और मलेशिया का मुकाबला करा दिया। वहाँ पर एक न एक के साथ कोई गड़बड़ हो गई। फिर उन्होंने अपना मोदी के ख़िलाफ़ वो पहले उनके साथ अच्छे ताल्लुकात थे, वो उनको बुला रहे थे, उनके उधर जा रहे थे, उनकी वो स्वेरिंग इन सेरेमनी पे एक दूसरे को, फिर यकदम उनके ख़िलाफ़ ऐसे ऐसे अल्फाज जो कि अनडिप्लोमेटिक तरीका है। आपके मुखालिफ भी हैं ना, उनके साथ डिप्लोमेटिक बात करनी चाहिए, उनके साथ वो बात नहीं क्या की जा सकती जो आप यहाँ मकामी अपने मुखालफिन के लेकिन वो अगर मजहबी जुनूनी है, वो अगर कश्मीरियों पे तो उनको एक्सपोज करने के लिए वो तो इमरान खान साहब बड़ा क्रेडिट समझते हैं। एक्सपोज करने का तरीकाकार ये है कि आप उनके जो गलत काम किए हैं उनको उजागर करें, मगर ये उनके ख़िलाफ़ ज़बान और उनकी हद तक अमेज़ उनकी करना, उसके साथ क्या फ़र्क, वो आपकी भी कर सकते हैं। फिर तो वो तो एक दूसरे के साथ वही मुकाबला हो गया जो इस वक्त नवाज़ शरीफ का और पीपल पार्टी का और पीटीआई का एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो रहा है। तो फिर आपने वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इक़्तिदार से पहले चूँकि मोदी से पहली मुलाकात आपने करवाई थी तो अब आपको मोदी से हमदर्दी है? नहीं, मुझे मोदी से कोई हमदर्दी नहीं है, मगर मैं उस वक्त इमरान खान की जब मैंने ये बात दुरुस्त है, पहली मुलाकात आपने करवाई थी? जी ये दुरुस्त है। हाँ जी, वो उसका एक बड़ा अच्छा यहाँ पर मैं तो अपना समझता हूँ कि मेरा अच्छा किरदार था। मैंने खान साहब से कहा कि जो इंडियन हाई कमिश्नर था वो मेरा दोस्त था, 15-20 साल दोस्त रहा। तो मैंने वो जा रहा था तो मैंने उसको फेयरवेल दिया, तो उस फेयरवेल में उसने मुझे कहा कि यार आपने कोई काम ही नहीं कहा, आपका लीडर सुना जा रहे हैं, वो इंडिया टुडे वाला फंक्शन किया करते थे अपना दिल्ली में। तो मैंने कहा हाँ वो जा रहे हैं, कहते हैं उनको मैं मोदी साहब से मिला दूं। मैंने कहा यार बहुत अच्छा। मैंने इनसे पूछा, इन्होंने कहा आपस में मशवरा करके मुझे कहा हाँ। फिर हमने उनको मिलाया, वो बड़ा अच्छा, दैट वाज द ओनली मुलाकात पिछले 10-15 साल वो भी रहा है हुकूमत में, ये भी 3.5 साल रहे, फिर तो कभी मुलाकात नहीं हुई। मगर मुलाकात में बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है ना, आप इनसे पूछ लेना किसी। नहीं तो फिर नवाज शरीफ और मोदी की मुलाकात पे एतराज़ क्यों? मुझे तो नहीं होना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। आज देखिए रशिया ने वहाँ अटैक किया, वो मिल रहे हैं ना जनाब उनसे, वो बॉर्डर पे जाके उन्होंने बंदे मिले, वो एक दूसरे पे बमबारी कर रहे हैं। मगर जब कहते हैं बात कर रहे हैं तो बात करने में तो कोई हर्ज नहीं, बात तो करनी चाहिए। अब ये अपना रूस और अमेरिका भी बात करेंगे आपस में, सारे बंदे आपस में बात करते हैं। अमेरिका की हैंडलिंग से आप मुतमईन हैं जिस तरह खरी सुना रहे हैं इमरान खान साहब? मेरे ख्याल में इतनी तशहीर नहीं करनी चाहिए थी कि हमें बाइडन ने फ़ोन नहीं किया, हमें बाइडन मिला नहीं, ये चीज़ें डिप्लोमेटिक लेवल पे कन्वे की जाती हैं। अवाम में इनकी तशहीर नहीं करनी चाहिए। चीन और सीपैक की हैंडलिंग तो ठीक है ना? वो थोड़ा सा उसके बारे में चीनी हजरात या लोग कहते हैं कि वो स्लो है। तो अब $8.5 अरब की उनकी रेलवे लाइन का मंसूबा है, तो वो क्या बंदे किधर से पैसे देंगे? हम नहीं देने ना जनाब पैसे, हम कमाएंगे तो देंगे ना। जब हमारे कमाने की अहलियत बढ़ेगी,
वो बढ़ेगी जब आप लोगों को कुछ सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, उनको तालीम याफ्ता बनाएंगे, फिर उनको मेरिट पे ओहदे देंगे, तो तभी हमारा ये आगे बढ़ेगा। अच्छा, खान साहब कहते हैं कि जी मेरी हुकूमत की अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये मीडिया खामियों को ढूंढ निकालता है। आप नहीं समझते कि बेसिक जो खान साहब कह रहे हैं, मीडिया से उनका शिकवा बजा है? कुछ हद तक बात यह है कि आप किसी की ज़बान बंदी नहीं कर सकते। नंबर 1, ज़बान बंदी का तरीका सिर्फ एक है कि जो ममालिक इस वक्त दुनिया में कामयाब हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इंग्लैंड उनमें सबसे, और अमेरिका और बाकी लोग, जहाँ पर ये हतक इज़्ज़त का जो दावे हैं वो और फेक न्यूज़ को वहाँ पर अदालतें 2, 4, 5, 6 महीने में फ़ैसला कर देते हैं, वो सबसे बेहतरीन तरीका है। मगर ये नहीं हो सकता कि आप कोई बात करें तो आपको अभी FIA आके पकड़ जाए और FIA 5 साल के बाद आपको छोड़े। तो पहले से पाकिस्तान में मौजूद है और सबसे ज़्यादा दावे तो खुद खान साहब के ख़िलाफ़ है। जी, मैं अर्ज़ करूँ, उनका मेरा ख्याल में उनका जो शुरू में मकसद कुछ और था, फिर जो आगे अवारी है ना, मेरे जैसे आगे जो बंदे उनके साथ हैं, उन्होंने फिर कानून शानून में 2 साल से 5 साल कर दिया और फिर कहा नॉन बेलेबल कर दो। देखें, मेरे ख़िलाफ़ ज़रूर केस होना चाहिए। आपको पता है जनाब कि बाहर अगर मर्डर केस भी हो तो उसके अंदर भी अगर बंदे को पता लग जाए कि ये भाग नहीं जाएगा और ये यहीं रहेगा, तो वो भी किसी न किसी हद तक बेल मिल जाती है उसमें, और वो बेल के अंदर वो फिर लोग अपना केस लड़ते हैं। जब आप मुजरिम अदालत डिक्लेयर करती है फिर आप जेल जाते हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि आपको मैं पहले जेल में भेज दूं, 4 साल 5 साल वहाँ गुजारा करते रहें और फिर मैं कहूँ जी वो तो केस कामयाब नहीं हुआ, केस में फेल हो गया, वकील ने फैसला। तो PTI का मेंबर हो के भी आप पी का तरमीमी ऑर्डिनेंस को गलत समझते हैं? मैं समझता हूँ कि इसकी इस वक्त ज़रूरत नहीं थी। इस वक्त इसके अंदर रिफॉर्म होना चाहिए, फेक न्यूज़ बंद होनी चाहिए। वो आपके लिए भी बेहतर है और मुल्क के लिए भी बेहतर है और मेरे लिए भी बेहतर है। क्योंकि मेरे ऊपर क्यों कोई इल्ज़ाम लगाए जबकि वो है, मगर इल्ज़ाम वो है कि ये इसकी क्रिमिनलाइजेशन जिसको कहते हैं, जैसे अतर मिनल्ला साहब ने बड़ा उसको डिफ़ाइन किया है कि व्हाट इज़ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द केस, जिसको वो कहते हैं कि ये हतक इज़्ज़त है जिसकी, उसको मैं क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं शामिल करता। आप पहले अपना हतक इज़्ज़त का केस करें, उसके अंदर आप आकर एंड में उसकी सज़ा जज़ा आपको हो, फ़ाइन हो, आपको बुरा भला कहा जाए, जो भी कहे, मगर ये नहीं है कि आपको इमीडिएटली उठा के जेल में डाल दिया जाए। मोहसिन बेग साहब ने जिस तरह रेहाम की किताब को रेफ़र करके, तो खान साहब पूछते हैं कि इस तरह के लोगों के साथ क्या किया जाए। आज मोहसिन बेग साहब के वजह से उस केस को दोबारा उजागर करना, इसमें कोई थोड़ी बहुत ही शरारत नज़र आती है। ये वो मकसद नहीं था जो मकसद हतक इज़्ज़त का होता है। आप भी समझते हैं मोहसिन बेग के साथ बुरा हुआ? मैं समझता हूँ मोहसिन बेग के साथ बिल्कुल गलत हुआ। जिस तरीके से FIR हुई, जिस तरीके से कहाँ FIR हुई, कहाँ उन पे FIA पे हमला हुआ, जिन हजरात ने इमरान खान साहब को गलत मशवरा दिया उनको उसी दिन घर दफ्तर से निकाल देना चाहिए था। वो किसी को भेज देते कि तुमने मुझे मिसगाइड किया है, तुमने बजाय मेरा वो करने के लिए, अमल करने के लिए तुमने मेरा उल्टा नुकसान किया। इमरान खान का इसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक, वापस आएंगे तो थोड़ी सी बात होगी मौजूदा सियासत पे भी। एक बार फिर खुशामदेद आपको जिरगे में। हमारे साथ हैं इसाक खाकवानी साहब। खाकवानी साहब, ये बताइए, इमरान खान की हुकूमत को कोई ख़तरा है या कि 5 साल पूरे कर लेगी? कानून में लिखा हुआ है कि अपोजिशन का या उस हाउस का ये हक है कि अगर वो किसी को नापसंद करते हैं तो उसकी तादाद में आकर वो उनको डिसलॉज कर सकते हैं। ये कानूनी एक है, ये नेशनल असम्बली है, ये घोड़ा भी है, मैदान भी है, आप आएँ कर लें जो कुछ करना है। मगर ये कि आप चल रहे हैं कराची से और फिर इस्लामाबाद आ रहे हैं और इस्लामाबाद वाले चल रहे हैं वो कराची जा रहे हैं, क्या हुकूमतें भी कभी अपोजिशन के साथ मुकाबला करके जल से जुलूस करती है?
आपका तो काम है आराम से उन जलसे जुलूसों का माहौल को नीचे करना, उसके टेम्परेचर को कम करना। हमने भी वहाँ से शुरू कर दिया कि हमारे भी लीडर और वाइस चेयरमैन और उधर भाग के वहाँ जाके तकरीर कर रहे हैं, अपनी लॉयल्टी दिखा रहे हैं। ये लॉयल्टी दिखाने का तरीका नहीं है, ये आप अपना नुकसान कर रहे हैं। हम जब पहली दफ़ा आए ना जी 2014 में लाहौर से इस्लामाबाद, तो हमें 10 दफ़ा पूछा कि यार प्रोग्राम क्या है। लोग कहते थे हमें नहीं पता प्रोग्राम क्या है। इमरान खान से पूछा सर व्हाट इज़ द प्लान, उन्होंने कहा देयर इज नो प्लान। इमरान खान ने खुद कहा। तो उसकी वजह तो ये नहीं थी कि वो धरनों का इंतजाम असल में कुछ प्लान नहीं था, किसी और ने बनाया था। कोई नहीं थी, उसकी थी नहीं। उसको ये भी नहीं पता था कि जी पेशावर वाले कब आएंगे और लाहौर वाले कब आएंगे। इमरान खान साहब को ये पता नहीं था और ये भी नहीं था कि हम उधर जाके क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, इकट्ठे होंगे, वो भी नहीं पता था। तो इससे फिर उस नहीं, वो तो मैं कहता हूँ ना, ये नहीं देखें, इससे फिर अपोजिशन के हौसले अफजाम को तकवीत नहीं मिलती कि धरने किसी और ने मैनेज कराए थे। आई डोंट नो। धरने तो लोगों ने उस वक्त जो शुरू किया वो तो उनका अपना ज़ाती ख्याल था, मगर बात यह है कि वो धरना हुआ। धरने को मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। वो ऑर्गेनाइज होते होते फिर लोगों ने अपनी पार्टी के अंदर जिनको इस किस्म की अहलियत थी, फिर उन्हें उसको ऑर्गेनाइज कर दिया ना। 126 दिन चला ना जनाब। लेकिन कंटेनर पे जो लोग खड़े होते थे साथ, आज वो उनके साथ नजर नहीं आ रहे। उनमें एक जहांगीर तरीन भी है। हाँ जी, वो ऑर्गेनाइजर्स थे ना। तो कई लोग कहते हैं कि जी जहांगीर तरीन के साथ बेवफाई हुई। इमरान खान कहते हैं कि देखिए मैं इतना इंसाफ पसंद हूँ कि बात आई तो मैंने जहांगीर तरीन जैसे बंदे को भी नहीं बख्शा। कौन सी बात सही है इसमें? बात सही होती अगर जो 8 मिलें शुगर की चुनी गई, उनमें इस वक्त पार्टी के मौजूदा लीडर भी हैं और अपोजिशन लीडर भी है, वो सब क्लीन चिट ले गए। सिर्फ एक अब मौजूदा लीडर खिसरो बख्तियार की तरफ इशारा। जी अच्छा। और वो भी है अपना शहबाज शरीफ भी। वो सब क्लीन हो गए, एक आदमी के ऊपर नज़ला गिरा सिर्फ। अच्छा, वो भी कहता कि जी मेरे पास करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई विल फेस द केस। मगर आप केस के अंदर किसी के हाथ तो नहीं बांधे जा सकते। FIA के दफ्तर के बंदे जाकर उनके कैमरे तो नहीं तोड़ सकते, उनकी किताबें तो नहीं उठा के ले जा सकते। ये क्रिमिनल केस तो नहीं है, ये तो एक केस है ऑफ लीगल मैटर कि जी उन्हें पैसे कम दिए, उन्हें अपना वो छुपा लिया, इनकम छुपा ली। क्यों किया ऐसा? ये मसला क्या आ गया था? इमरान खान साहब तो जहांगीर तरीन साहब को साफी साहब 8 महीने साल हो गया, अभी तक आपको मसला नहीं समझ आया, तो मैं कैसे समझा सकता हूँ? नहीं, आप जहांगीर तरीन के भी दोस्त हैं, खान साहब की पार्टी के बंदे। मैं जहांगीर खान का बिल्कुल दोस्त हूँ, मैं उनका भाई हूँ और वो मुझे उनके घर वाले अपना भाई समझते हैं, बड़ा भाई समझते हैं। हमारे बड़े आपस में ताल्लुकात हैं, फैमिली के भी ताल्लुकात हैं। और मैं समझता हूँ जहांगीर खान का केस चलना चाहिए, जहांगीर खान केस फेस करेगा। जहांगीर खान के साथ इंसाफ के साथ जिस तरह बाकी केस चलते हैं वो चलने चाहिए। जहांगीर खान के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नहीं इंटरफेयर कर सकता। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हो रहा था सब कुछ उनके खिलाफ, तो ये काम ये गलत है। मेरे खिलाफ FIR हो, पुलिस वाला करे, नहीं, तो मैं ये कहता हूँ ना कि ये क्यों पहले इतनी बड़ी मोहब्बत, इतना बड़ा एतमाद और फिर इतना बड़ा गुस्सा, ये तो वजह क्या बनी? ये तो फिर वो समझा सकते हैं जो कर रहे हैं, मैं कैसे समझा सकता हूँ? मैं तो कहता हूँ गलत है। अच्छा, आप तरीन साहब तो बहुत दुखी हैं, वो समझते हैं उनके साथ बहुत ज्यादती हुई। अब जब ये आत्म एतमाद का सिलसिला चल निकला है तो खान साहब को याद आ गए हैं, बड़े अरसे बाद उनको फ़ोन किया। आप क्या समझते हैं कि जहांगीर तरीन साहब सब कुछ भूल जाएंगे? यार बात सुने, आप ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ बड़ी रिवायात हैं। हम दुश्मन से दुश्मन के घर भी जाके फातह दे आते हैं। हम उनकी गमी में ज़रूर शामिल होते हैं, अगर खुशी में ना भी शामिल हो। कभी किसी मुखालिफ को बीमार देखकर तो खुशी नहीं होती। अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत सी वो कदर हो और कदरें हों जो आपके बुज़ुर्ग आपको समझा के गए हों, सिखा के गए हों, तो मेरे ख़्याल में किसी का फ़ोन जाना वो इतनी बड़ी बात नहीं है कि किसी की वो उन्होंने
अदालत पर उनके साथ बात कर ली तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये हम लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा काम हो गया कि ओहो फलां बंदे ने मुझे फोन खान कर साहब दिया। के हिसाब से बहुत बड़ा काम है वो ना। होगा। अब चौधरी शुजात साहब कब से बीमार थे उन्होंने कभी फोन नहीं मैं किया। नहीं समझता। वो जनाजों पे नहीं जाते। अभी आपने बताया ना कि हम फातिहा जनाजा जरूरी समझते हैं, वो जनाजों पे नहीं ना जाते, जाए वो उनकी तो इसलिए वो बड़ी बात बन गई। मगर मैं देखिए, मैं अपने मुखालिफ के खिलाफ FIR तो करा सकता हूँ, मैं उसके सारा दिन खड़े होके जजेस को मैनेज करूँ, उसके वकीलों को मैनेज करूँ, उसके गवाहों को मैनेज करूँ, ये तो मेरा काम नहीं है। ये तो छोटे लेवल के लोगों का है जो FIR के कराते तो हैं। ये PM हाउस से उनके खिलाफ मैनेज होता है। जी, ये उनको भी पता है और आपको भी पता है। आप मुझसे कहलवाना चाहते हैं तो मैं भी कह रहा हूँ आपको। नहीं तो मैं ये कि ये सब कुछ जहांगीर तरीन साहब भूल जाएंगे। अब ये तो उनका ज़र्फ है, वो क्या करते हैं। जब मौका आएगा वो बता देंगे कि भाई क्या है। पार्टी के अंदर कितने लोग ऐसे हैं कि जो ये समझते हैं आपकी तरह के जहांगीर तरीन के साथ ज्यादती हुई है? काफ़ी सारे लोग हैं। वो अपनी किसी वजह से, मजबूरी की वजह से चुप हो अंदर से। मेरा नहीं ख्याल कि सिवाय 4-5 जो वो उनके साथ अदावत रखते हैं या वो समझते थे कि वो थ्रेट फील करते हैं उनसे। थ्रेट फील करें आप उनसे, मुकाबला करें उनका काम का। थ्रेट फील का ये मतलब नहीं कि वो काम कर रहा है तो उसकी चुगलियाँ उठाएं और उसके शाह महमूद और असद उमर के सिवा कोई और खुश नहीं होगा। मैं कहता हूँ जितने भी हैं अपना मुकाबला करें अपना काम का। मेरा मुकाबला होना चाहिए आपके काम के साथ। मैं ये क्या मुकाबला है कि जो आप करें अच्छा और मैं कुछ करूँ ना तो शुरू हो जाऊँ मैं। मैंने तो आपको कहा है कि जुडिशल कमीशन में एक कागज़ नहीं आया किसी से। इमरान खान का जो पनामा का केस था उसमें एक कागज़ सिवाय जुल्फी बुखारी ने और किसी ने एक कागज़ नहीं दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से इमरान खान के अपने ज़ाती केस जो हुआ था उनके ख़िलाफ़ उन्होंने अपना वो अब्बासी साहब ने किया था, उसमें सारे कागज़ दोस्तों ने जाके जमा कराए। तो वो एक और चीज़ है। और इनका वहाँ बैठ के इस बात में कितना वज़न है कि पार्टी के अंदर ये अपोजिशन दावा कर रही कि भाई सैकड़ों की तादाद में MNAs और MPAs वो मायूस हैं या खफा हैं? अब सैकड़ों को तो नहीं होगा, फिर वो एग्जैजरेशन करते हैं। चंद हज़रात तो ज़रूर हैं जो इस किस्म का सोच रखते हैं। यानी कितने MNAs होंगे, कितने MPAs होंगे पंजाब में? ऑनेस्टली पंजाब में तो ज़्यादा होंगे क्योंकि वहाँ कोई सुनने वाला है नहीं। और वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो मैंने पहला लफ्ज़ कहा था ना, इकॉनमी, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, मेरे 7 DPOs चेंज हो चुके हैं। हालांकि मैं आज तक किसी DPO को मिला ही नहीं। 7 DPO है। 7 DPOs और 5 DC पिछले 3.5 साल में। कोई 2 महीने, कोई 6 महीने, कोई 5 महीने, 4 महीने। और किसी भी आपसे नहीं पूछा गया? किसी से नहीं पूछा। तो ये क्यों इतने जल्दी? पता नहीं कि क्या कोई तो बंदा पूछे कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो यार, ये कि इसे एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह चलते। अगर इस तरह होती तो मुझे बताएं कि नंबल यूनिवर्सिटी का मैं वाइस चांसलर हर दूसरे महीने चेंज कर देता हूँ। मैं शौकत खानम का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको मैं हर चौथे महीने चेंज कर देता हूँ। तो खान साहब तो बुज़दार की कारकर्दगी की बड़ी तारीफ करते हैं। होगी, उनके दिमाग में होगी, मगर उनको कहे ना कि फिर ये क्यों बंदे तब्दील हो रहे हैं। 7 DPO सर, एवरेज निकाले 3.5 साल कितने बनते हैं? ये क्यों बुज़दार साहब से इतने मुतासर हैं? वो उनको मेरे ख्याल में तो उनकी वाकफियत नहीं थी। 18 के इलेक्शन में तो नहीं थी, इलेक्शन होने के बाद भी नहीं थी। फिर जब उनकी वाकफियत होगी कि उनको कोई चीज़ उनमें तो कुछ लोग कहते हैं कि उनको वसीम प्लस वाला उनको कोई चीज़ नजर, वसीम अकरम प्लस। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये तरीन साहब ने उनको प्रपोज किया था क्योंकि तरीन साहब का ये ख्याल था कि बुज़दार जैसा आदमी होगा तो सूबा मैं चलाऊँगा। गलत बात। मैं जनूबी पंजाब का सदर था। हमारी एक पॉलिसी थी कि MNA हजरात अपने रनिंग मेट्स ज़्यादातर वो अपना चूज़ करेंगे, बताएंगे। ख्वाजा शिराज साहब यहाँ के MNA सेलेक्ट हुए थे और हमारे पास उनके सिवा कोई कैंडिडेट नहीं था। खान साहब उधर तौसा शरीफ में जलसा करने भी गए, हम उनको साथ लेके के गए, वहाँ तकरीर भी की। किसी ने बुज़दार साहब को नहीं मिलाया। आखिरी दिनों में इलेक्शन से वोट अपना नॉमिनेशन पेपर से 2-3 दिन पहले शायद वो ख्वाजा साहब लेके गए जहांगीर के पास
और कहा ये हमारा कैंडिडेट है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल। उन्होंने कहा मेरे नहीं, साथ आप जनूबी पंजाब के सदर थे जी, मैंने आपने प्रपोज नहीं किया, तरीन साहब ने प्रपोज नहीं किया, खान साहब 2018 के इलेक्शन हमसे नहीं मिले थे। हमसे तो 2018 के बाद कोई मिला तक नहीं, हमसे प्रपोजल क्या लेनी थी। तो फिर जनूबी पंजाब के सदर ने नहीं किया, तरीन साहब ने नहीं किया, तो बुज़दार साहब को किसने प्रपोज किया? मुझे क्या पता जी, ये तो इमरान खान को आपके अभी जरगे में मुलाकात हो तो आप पूछें उससे कि नहीं, मेरे जरगे में वो जिंदगी में एक बार आए हैं, उसके बाद ये गलती नहीं की है। तो ये अगर ये जो है ना टीवी और अखबार से रिश्ता, ये कभी टूटता नहीं है अगर सियासत में हाँ आप ये आज हैं, कल आपके दोस्त होंगे, परसों आपके मुखालिफ होंगे, तरसों आपके दोस्त होंगे। तो पंजाब में एवरेज कितने एमपीएज मायूस होंगे, नाराज़ होंगे, खफा होंगे, तपे होंगे? ऑनेस्टली मुझे नहीं मालूम। दर्जनों में होंगे। जहांगीर खान के साथ जो थे वो 20-25 आदमी थे। हाँ, वो उसमें 1-2 बंदों को उन्होंने इधर उधर कर लिया। बट और मरकज़ में कौमी असम्बली में इस वक्त मेरे ख्याल में पहले 10 थे, अब 8 हैं। अदम एतमाद में अदम एतमाद करने में कामयाब हो जाती है। अपोजिशन ने पहले कामयाब होना है ना जनाब। हाँ, तो अपोजिशन सीरियस हुई, कामयाब हुई, तो पीटीआई के कुछ लोग अपोजिशन की तरफ जा सकते हैं। जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। अच्छा, हाँ, और उनकी तरफ से ये कहते हैं कि हमारे पास भी लोग वापस उधर से भी आ सकते हैं। बट वो देखें, पंजाब में नून लीग का जो वोट बैंक है वो ज़्यादा टूटा नहीं है, और सिंध में अंदरून सिंध में पीपल पार्टी का भी वोट नहीं टूटा, क्योंकि उनकी हुकूमत बड़े। लेकिन पीटीआई के कुछ लोग जा सकते हैं अपोजिशन के साथ, जो कुछ जा सकते हैं अगर उनको वहाँ कोई वादा वईद दिया जाए कि जी हम आपको अगले अपने साथ। इनके ऊपर इतबार भी तो नहीं है ना जनाब लोगों का। तो ये बात दुरुस्त है कि जहांगीर तरीन साहब के राब्ते हैं अपोजिशन के साथ? मुझे नहीं मालूम इनसे आके, क्यों मैं तो किसी से मिला नहीं, मगर लोगों के डायरेक्ट इनडायरेक्ट राब्ते होते हैं, सबके होते हैं, क्योंकि यही है ना, यहाँ के रहने वाले हैं, उनके साथ काम किया हुआ है, उनके साथ शहबाज शरीफ के एडवाइज़र रहे हैं एग्रीकल्चर के, नवाज शरीफ साहब के रहे हैं, तो क्यों नहीं मुलाकात के होगी, कोई बात हो गई होगी, कुछ चीज़ पूछ ली होगी। मगर फैसला उस वक़्त होगा जब आपके साथी जो है ना मिलकर फैसला करेंगे कि वो क्या करना है। ये नहीं है ऑटोक्रेटिक कि मैंने कह दिया फलाने के साथ जाओ तो वो आ जाएंगे, वो कहेंगे मैं कहूँगा उसको। आपका फैसला क्या हुआ जब आप इमरान खान से इतने मायूस, उनकी हुकूमत की कारकर्दगी, खारजा पॉलिसी, मीडिया से मुतालिक पॉलिसी पे आप मुतरज़ हैं, आप पीटीआई में रहेंगे या बात सुने, मैं तो ईमानदारी से कहता हूँ कि ये मेरा नस्बुल ऐन था जो इस पार्टी के असूल थे, हम तो उस असूल के साथ खड़े हैं। ये अगर आगे पीछे हुए हैं ना असूल, तो हमारे तो असूल तो वही खड़े हैं। हम तो पार्टी के ओरिजिनल बंदे हैं जिन्होंने काम किया। लेकिन ये पार्टी तो इमरान खान की है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर वो हट गए हैं अपने रास्ते से तो फिर आप लोग छोड़ेंगे? वो तो फिर उस वक्त देखा जाएगा ना कि कितने साथी हमारे साथ कायल होते हैं कि ये करना चाहिए। मगर ये तरीक़ाकार जो इस वक्त चल रहा है ये भी तो सही नहीं है। ये किस तरह सही है ये कि आपने ये वादा किया था कि ये यहाँ मैं फलाने बिठाऊंगा, जिस तरह बिठाए हुए हैं, जिस तरह डीसी कमिश्नरों से पैसे लेकर उनको ओहदे दिए जा रहे हैं इधर भी और दोनों जगहों पर, तो ये भी तो कोई तरीका नहीं। ये बाजार गर्म है, एक एक बंदे से एक एक दफ्तर में लोग पैसे मांग रहे हैं, एक एक दफ्तर में। जी, मुझसे मांगे, मुझसे, मेरी ज़ात से, खुद इसहाक खान से पैसे मांगे उन्होंने। आपसे? मेरे से। ब्यूरोक्रेसी ने या जी, अच्छा, अमले ने। तो फिर आप बताएं, ये कोई इनके किसी को वो जब देखें, जब वो कुछ दे के आते हैं कहीं किसी को और आगे लगते हैं तो वो आपका ख्याल है वो आपके रिश्तेदार बन जाते हैं। वो तो बहुत शुक्रिया जनाब इसहाक खान खाकवानी साहब, आपके साथ गुफ्तगू का बड़ा मज़ा आता है। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान को जिन जंगों का सामना है उसमें एक पोलियो के ख़िलाफ़ जंग भी है, इसलिए उससे मुतालिक मैं पश्तो में ये पैगाम देना चाहूँगा कि ग्रानो पख्तनो कथा से उगो रही नो द पोलियो मरज़ दा वक्त पर टोल नड़ई के सिर्फ 2 हेवादों के पाते थे, यो अफ़गानिस्तान और बल पाकिस्तान।
او د اغي علاج یوازینه دا دی چې د 15 کالو یا د هغې نه د کم عمر ماشومانو ته موږ د پولیو دا قطرې ورکو. دا خبره اسې خلکو ته ډیره سنګینه نه ښکاري، خو چې کم خلک په وړوکوالي کې یا د دې مرض ښکار شوي دي یا د هغوی په کورنۍ کې د پولیو د مرض ښکار دي، نو هغوی ته د دې اندازه شته چې څنګه د ټول عمر دپاره یوه کوتاهي یعنی د پولیو قطرې نه ورکول هغه انسان د ټول عمر دپاره معذوره کیږي. بل زمونږ هیواد او زمونږ قام د دې په وجه باندې په ټوله نړۍ کې هغه بدنامیږي هم، ځکه چې کوم هیواد ته ځې نو هغه ستانه د پولیو د ویکسینیشن سرټیفیکیټ هم غواړي. اوس په داسې حال کې چې یو طرف ته د کورونا مسله ده، که چېرې موږ خپلو ماشومانو له دا قطرې ورنکو نو په نړۍ کې به بیا پښتنو ته او یا پاکستانیانو ته په دې نظر باندې کتلی شي چې دا هغه خلک دي چې کوم هغې هیوادونو ته دا مرض واپس راوستی شي. د کرونا مرض خو دا وخت په ټوله نړۍ کې خور دی، خو د پولیو مرض د دې قطرو په ذریعه باندې ټوله نړۍ هغه د خپل هیوادونو نه ختم کړی دی، خو یوازې پاکستان او افغانستان دي چې په هغې کې تر اوسه پورې دا مرض باقي دی. نو زما ځکه خواست دی چې 15 کاله یا د هغې نه کم ماشومان دي نو هغوی له ضرور د پولیو قطرې ورکوي. اجازت غواړم، اجازت چاہتا हूँ. اللہ حافظ.